गहलोत ने मजदूरों की घर वापसी के पुख्ता इंतजाम किए। दूसरे राज्यों के साथ किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन। घर लौटने के इच्छुक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 पर किया जा रहा रजिस्ट्रेशन। ई मित्र पोर्टल, ई मित्र मोबाइल ऐप, ई मित्र कियोस्क पर भी हो रहा रजिस्ट्रेशन। अब तक करीब 3.5 लाख मजदूरों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जल्द होगा शुरू। लेकिन मजदूरों, सरकारी मशीनरी को बरतनी होगी जबरदस्त एहतियात, नहीं तो नए संक्रमण के खतरे से होना पड़ सकता है दो चार। मजदूरों की मसीहा सरकार। बहुत स्वागत है आपका, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना त्रासदी और लॉकडाउन का सबसे मार्मिक पहलू प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ है। हम सब ने कई सौ किलोमीटर की यात्रा पर पैदल निकले हुए मजदूरों की तस्वीरें देखी हैं। बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, महिलाएं जिस तरह से सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े, वो दिल दहलाने वाला था। ना खाने पीने का सामान, ना हाथ में पैसे। रास्ते में पड़ने वाले समाज सेवियों के रहमो करम के आश्रय लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं तय की हैं और अभी भी इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें आनी बंद नहीं हुई हैं। राजस्थान में तो सरकार ने मजदूरों के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन कई राज्यों में यहाँ के मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। प्रवासी मजदूर वहाँ बुरी हालत में हैं और जैसे तैसे अपने घर पहुँचना चाह रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर पहल की है और प्रदेश के मजदूर जल्द अपने घर पहुँचेंगे, ये आस जगी है। हालांकि इसके लिए सरकारी मशीनरी को कई चुनौतियों से गुजरना होगा और आने वाले मजदूरों को भी बहुत संयम रखना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आज इस मामले के तमाम पहलुओं पर बात होगी, इन सवालों के ज़रिए कि मजदूरों को घर पहुंचना कितनी बड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी चुनौती है। नए संक्रमण के खतरे की चुनौती से बचने के लिए किस तरह से एहतियात बरतनी होंगी। और केंद्रीयकृत व्यवस्था होती तो बेहतर होता, या अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बेहतर रास्ता है। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज रिटायर्ड आईएएस सत्यनारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और डॉक्टर M.K. गुप्ता श्वास रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे हमारे साथ प्रवासी उद्योगपति भी जुड़े प्रवासी मजदूरों की बात रखने के लिए। सत्यनारायण जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मजदूरों के मैसेजेस सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। मैं जब ये डिबेट कर रहा होता हूँ तो नीचे कमेंट्स में देखता हूँ बहुत सारे मजदूरों के मैसेज पड़े हुए होते हैं। इसी तरह से वो अपने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और एक पीड़ा है, एक ही गुहार है कि हमको हमारे घर पहुँचाइए किसी भी तरह से। सरकार ने इसके लिए इंतजाम भी राजस्थान में आज से नहीं 7-8 दिन से कवायद चल रही है और सरकार की प्रायोरिटी पर है, ये हम देख रहे हैं लगातार। लेकिन ये समझना आपसे चाहूँगा कि उनको लाने के लिए सरकारी मशीनरी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद भी क्या ये कोई छोटी मोटी चुनौती है? सत्यनारायण जी। चलिए, सत्यनारायण जी से वापस संपर्क करेंगे अभी। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस सवाल पर आप से चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बहुत आसान काम नहीं है। रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 3 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन पहुंच गया। देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का मांग प्रधानमंत्री से की, गृह मंत्री से की, और आज ये क्लियरेंस भी हो गया कि मजदूर आ सकेंगे और जा सकेंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन में 3 लाख मजदूर, हम तो मान के चल रहे हैं कि ये संख्या और बढ़ेगी। और हमको लाने में, क्योंकि देखिए क्या बॉर्डर तक लाने में, क्योंकि पूरे राज्य समन्वय पे, देखिए कल
मैं कह रहा केंद्र हमारे राज्य के परिवहन मंत्री खाचार सिंह खाचरियावास ने भी मांग की थी कि एक केंद्रीकृत अगर निगरानी समिति होती और वो अगर हैंडल करती तो उसकी थोड़ी आसानी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे लोग जो प्रवासी हैं और मजदूर हैं जो कि 14 राज्यों में हैं उसके लिए आईएएस अधिकारी लगाए हैं। लेकिन देखिएगा आईएएस अधिकारी पूरे राज्य का होता नहीं है, वो होते हैं बाहर के होते हैं, इसलिए कुछ अनबन भी बीच में आई। मुख्यमंत्री जी ने फिर हस्तक्षेप किया, कुछ आईएएस अधिकारियों को हटाया और कोशिश की कि हमारे लोग जो दुविधा में हैं बाहर उनको किस प्रकार से लाए और हमारे बॉर्डर पे जैसे कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर होगा या गुजरात का बॉर्डर होगा या देखिएगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी का बॉर्डर, ये 4 बॉर्डर से लोग आएंगे और वहां तक आने के बाद उनको क्वारंटाइन किस प्रकार से किया जाएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान सरकार के सामने भी है। और आने वाला मजदूर क्योंकि उज्ज्वलित होगा कि वो किसी प्रकार से अपने घर पहुंचे। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति नहीं आ जाए, इसकी हमको सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और इसके लिए सब जगह अलर्ट रखना पड़ेगा और वहाँ मेडिकल सुविधा पूरी तरह से प्रॉपर रखनी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके खाने पीने रहने का जो 14 दिन जो आने वाले समय में जो 4-5 दिन में हमारे लोग पहुंचेंगे और किस प्रकार से उसको रख पाएंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती इस राज्य के शासन के सामने है। लेकिन हम मानते हैं कि मजदूरों के और प्रवासियों के सहयोग और आपसी तालमेल के कारण ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी संपन्न हो पाएगा। क्योंकि देखिएगा गत दिनों हमारे कोटा से ठीक बात है गए लड़के, कोशिश तो इसी दिशा में हो रही है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल समझ में आती है कि इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि संक्रमण ना फैल जाए कहीं। और होम मिनिस्ट्री ने आज जो गाइडलाइन दी हैं इस परमिशन के साथ कि हाँ मजदूरों को लाया ले जाया जा सकता है, प्रवासियों को लाया ले जाया जा सकता है, उसमें होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली उसका पालन किया जाए, ये भी कहा है। ये बात समझी जा सकती है कि घर पहुंचने के बाद आदमी कितना होम क्वारंटाइन का पालन करेगा। खैर वो बहुत बात की बात है। उससे पहले मुझे लगता है सत्यनारायण सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है सत्यनारायण सिंह जी कि समस्या वहाँ से शुरू होती है जब आप यहाँ से जो श्याम जी ने नाम लिया, जो राजस्थान की सीमा से सटे हुए राज्य हैं उनकी बात कर लीजिए और उनसे आगे अगर हम निकल गए तो जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पहले तो पूरे राज्य भर में फैले हुए मजदूरों की पूलिंग कैसे होगी एक जगह पर, और अगर एक जगह पर पूलिंग नहीं होगी तो क्या ये संभव है कि पूरे राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर के बसें मजदूरों को उठा लें? नहीं संभव लगता। तो उनकी पूलिंग की व्यवस्था जब तक उस राज्य सरकार से बेहतर समन्वय नहीं हो तब तक ये संभव नहीं लगता कि सारे मजदूर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। मजदूर एक दिन में इकट्ठा नहीं हो सकते, उनको इकट्ठा होने में 3 दिन 4 दिन का टाइम चाहिए। तब तक वहाँ क्वारंटाइन के इंतजामात के साथ उनकी रिहायश उस बॉर्डर पर हो और वहाँ से फिर बसें लेकर उनको राजस्थान तक आएँ। यही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क लगता है सत्यनारायण सिंह जी। देखिए, तो मैंने पहले कहा था, भारत सरकार ने ये एंटीसिपेट नहीं किया कि 83% मजदूर अनार्गनाइज सेक्टर में है। और जैसा श्याम सुंदर जी ने बताया कि 14 स्टेट में है और उसमें भी अलग अलग शहरों के अंदर रहे और अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके आपस में संपर्क भी नहीं है। इसलिए इसका उन राज्यों में काफी प्रचार प्रसार के साथ में उनको जो कैंपों में है वो और दूसरों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। और एक साथ इकट्ठा करने के बाद में वहाँ का अधिकारी और यहाँ के नोडल अधिकारी जब तक पूरी तन्मयता से इस काम में नहीं जुटेंगे, इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों में इतनी परेशानी है कि ट्रकों में बैठ करके कहा जाए 1000 रुपया दे करके, 4-4 हजार रुपया दे करके। अभी मुझे बॉम्बे से टेलीफोन आया कि हम तो अपनी टैक्सी लेकर के रवाना होंगे, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा डर है और एक तरह से कमजोर तबके के लोग हैं, उनके अंदर मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल का काम है, आसान काम नहीं है, मगर इसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि 1-1.5 महीने से आप अंदाज लगाएं, कम से कम 10-12 लाख आदमी 10-12 लाख आदमी तैयारी में है। आपके राजस्थान के जो ही खोली आपने रजिस्ट्रेशन 3 लाख का हो गया और आपके हेल्पलाइन पर 4.5 लाख लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। तो इसके लिए राजस्थान के
अफसरों को भी, और अगर संभव हो तो उस स्टेट में भी एक एक को भेजना चाहिए और वहां जाकर के भी वो सारा इसका देखें। अन्यथा कहीं पर 20 है, कहीं पर 30 है, कहीं पर 10 है, कहीं पर 20 है, इनको एक साथ इकट्ठा करना जैसा आपने बताया, ये तो सीएम गहलोत साहब ने। सही बात है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत टीडियस टास्क है। अब इसमें एक चीज़ हो सकती थी सत्यनारायण जी, जो आपने कहा, श्याम सुंदर शर्मा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात समझ में आती है कि अगर लॉकडाउन को सूचना देकर किया जाता कि 3 दिन बाद करना है, 5 दिन बाद करना है, तो ऐसी अफरा तफरी मस्ती की लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन जो सत्यनारायण सिंह कह रहे हैं, क्या वो बात समझ में आती है कि इतना लंबा अरसा गुजर गया, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को हुए, इस बीच केंद्र के स्तर पर यह समन्वय राज्यों के बीच में स्थापित किया जाता, केंद्र के स्तर पर यह तय कर दिया जाता कि वो राज्यों के बीच कोऑर्डिनेट करे। अगर आज राजस्थान की सरकार किसी अमुक राज्य से बात करना चाह रही है, वहाँ से कोई कोऑर्डिनेशन करना चाह रही है और वो नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठ रहा, वो आपसी समझ की बात है। लेकिन इसको सरकारी स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जा सकता था कि राज्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस व्यवस्था के तहत करेंगे, इन गाइडलाइंस के तहत करेंगे। नहीं करेंगे तो हम दखल भी करेंगे, उसमें हमारी दखल भी होगी। इस तरह की अगर व्यवस्था की जाती तो श्याम जी लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ये मजदूरों का आना और जाना संभव हो सकता था। श्याम सुंदर शर्मा। जेपी शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं कि केंद्र को इस तरह की गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में जब केंद्र गाइडलाइन जारी कर रहा है तो मजदूरों के आने और जाने पर भी होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान सरकार ने देखिए आज ही मध्य प्रदेश के जयपुर से रवाना किए, बॉर्डर तक ले जाके छोड़ेंगे, वो झालावाड़ आपके उधर उधौलपुर, ये मध्य प्रदेश के यहाँ से, यूपी के यहाँ से जा रहे हैं, तो वहां के लोग तो हम तमाम राज्यों से हम जैसा कर रहे हैं वैसी उम्मीद नहीं कर सकते ना श्याम जी। बहुत सारे राज्यों का बहुत अड़ियल रवैया है, बहुत सारे राज्यों का बहुत इसमें मतलब इस तरह का रुख है कि वो सहयोग नहीं करना चाह रहे। जेपी शर्मा जी, जब भी देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि ट्रेन की व्यवस्था हो जाती, इनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करने में थोड़ा इजीली हो जाता लाना ले जाना, क्योंकि आज ट्रेन खाली है आपके पास, आप बड़ी तादाद में इनको सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ला सकते हैं। बसों पे लाने का बहुत चरणबद्ध तरीके से करने की बात हुई है। चरणबद्ध तरीके से दिखेगा कि अगर 5 लाख मजदूर और प्रवासी राजस्थानी को राजस्थान में लाने में कितना समय लगेगा, ये तो आप देख लीजिएगा। और एक बहुत बड़ा चुनौती का है, इतने बड़े लोगों को ला करके कैसे क्वारंटाइन करेंगे और कैसे तक उनके घर तक पहुंचाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूँ अगर लॉकडाउन से पहले अगर व्यवस्था कर दी गई होती तो इतनी स्थिति नहीं आती, क्योंकि आज की स्थिति में ये डर है कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति नहीं आ जाए, इसलिए सब चीजों को देख करके प्रशासन। लॉकडाउन के बाद भी श्याम सुंदर जी 1 महीना निकल गया, इस 1 महीने में इस काम को धीरे धीरे आराम से किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था थी और केंद्र ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बार बार मांग की प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, उनका जहां है वहीं रहेंगे। इसलिए मजदूर 1 महीने से ऐसी जगहों पर रह रहा है जहां पर उसका कुछ भी नहीं है। अब वहां पर उसके परिवार में कैसे रह रहा होगा, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, बाकी लोग भी हैं, तो बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में हो जाते हैं। चाहे भले आप कुछ भी दे दो, उनको डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। उन्हें चिंता का विषय है कि मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, मेरी फसल खड़ी होगी तो कैसे, ये सारी दुविधापूर्ण स्थिति में है। मजदूर भी है और प्रवासी भी है, इसलिए ये इस काम को जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए। आता हूँ श्याम जी, आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर एम के गुप्ता जी, डॉक्टर एम के गुप्ता, अब जब मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और देर सवेर कोऑर्डिनेशन भी स्थापित होगा, मजदूर आएंगे भी, परेशानी होगी, अपनी जगह पे हैं, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, चुनौतियों से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब आएंगे तब किस तरह के एहतियात बरतने पड़ेंगे, किसी अनचाहे खतरे को ना बुला लें हम, इस बात का ध्यान रखने के लिए। डॉक्टर एम के गुप्ता। देखिए, प्रवासी को यहाँ लाना, राजस्थान में लाना बाहर के लोगों को, तो वो सारी समस्याएं होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ मजदूर है वहाँ से पहले बॉर्डर पे लाना, बॉर्डर से फिर उसके गांव तक उसको पहुँचाना, तो इस बीच में कहीं न कहीं इन्फेक्शन होने के चांस पूरे हैं। क्योंकि इतने समय तक कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को रखना बड़ा मुश्किल होता है, हेड हाइजीन है, इनको रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि जब भी ये प्रक्रिया शुरू हो, तो जो प्रवासी यहाँ आए उनको मेनली अपना जो 3 जो मूल बिंदु है उन पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मास्क, वो प्रॉपर तरीके से मास्क को पहने,
इसमें किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। और अपने दूसरा है हैंड हाइजीन, यानी अपने हाथों को बार बार धोएं, साबुन से धोएं। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो उसका प्रॉपर यूज करें। और तीसरा है कि हमारा कोई भी चीज़ है उसकी साफ सफाई पूरी करें, जो कि हाइपोक्लोराइड से हमारा जो सरफेस है उसको सफाई करें। अगर हम ये तीनों चीज़ों का पालन करते हैं और ये इन चीज़ों से अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम इस चुनौती से बच सकते हैं। नहीं तो कभी भी ये संक्रमण जो जितना आपने कंट्रोल किया है ये कभी भी वापस विस्फोट के रूप में बाहर आ सकता है। दूसरा इनको ये ध्यान रखना होगा कि सिम्टम्स अगर किसी भी नहीं, एक बात बताइए डॉक्टर के गुप्ता, ये कॉमन गाइडलाइन तो है ही, लेकिन इसके साथ मुझे ये समझाइए कि जो मजदूर आएंगे और गांव तक भेजा जाएगा जिनको, उनको होम क्वारंटाइन करना बेहतर है? मतलब होम क्वारंटाइन करने की जोखिम भी ली जा सकती है, या उनको शहर से बाहर ही, गांव से बाहर ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाना मस्ट है? देखिए, अगर वो उनको सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, और तो हमें होम क्वारंटाइन ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि क्योंकि बाहर उस चीज़ को व्यवस्था करना 14 दिन तक मजदूरों को उनकी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर सिम्टम नहीं है किसी तरह के उनको, और उनको अगर प्रॉपर गाइडलाइन दे दी जाए, उनको पूरी तरह से समझाया जाए, और हमारी हेल्थ टीम मेडिकल टीम उसमें मॉनिटरिंग करे, डेली उनके संपर्क में रहें, उनके सिम्टम्स को देखें, टेम्परेचर को नोट करें, तो बेहतर रहेगा कि होम क्वारंटाइन, क्योंकि उसमें घर का माहौल भी रहता है, की जो समस्या है, उनका जो दिमाग जो अभी पहले 1 महीने 1.5 महीने बाहर है वो वैसे ही परेशान है, वो बाहर की बजाय घर में ज्यादा अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन साथ के साथ ये गाइडलाइन और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। फिर आदमी आई क्यों रहा है घर? ठीक है, ठीक है। सत्यनारायण जी, आपके प्रशासकीय अनुभव के आधार पर मुझे एक बात बताइए, ये कहा जा रहा था मजदूरों को लेकर, जब आज गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस आई तब, उसके बाद और उससे पहले भी इस तरह की बातें थी कि मजदूरों के सामने 2 समस्याएं हैं, वो अपने घर 2 वजहों से आना चाह रहा है। या तो जो तात्कालिक परेशानी आ गई है उसके सामने, रुपया पैसा है नहीं हाथ में, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, दवा की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो दवा का इंतजाम नहीं हो पा रहा पैसे के बिना, या जगह जहां वो रह रहा है वो खाली करवाई जा रही है, किराया मांगा जा रहा है, कुल मिलाकर के आर्थिक तंगी जो उसके सामने आ गई है अनचाही, या तो वो है, या फिर उसको दूसरी चिंता ये है कि लॉकडाउन जब भी खुलेगा तब हमारे रोज़गार का क्या होगा, तो बेहतर है कि घर तो पहुँचें, उसके बाद देखेंगे क्या होना है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फंड इस तरह का बना दिया जाता मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके, जिसके हिसाब से राज्य सरकारें जो कई 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगी मजदूरों की आवाजाही के ऊपर, वो उनको वहाँ आर्थिक सहायता पहुँचा देती, या राज्यों के बीच में जो हिसाब किताब लेखा जोखा होना है वो होता रहता, राज्य तत्काल उनको आर्थिक सहायता पहुँचा देते, तो शायद मजदूरों को वहाँ से भागने की जल्दी नहीं लगती, मजदूर वहाँ टिके रहते। लॉकडाउन के बाद में अगर वहाँ रोजगार मिलता है तो बेहतर, नहीं मिलता है तो वो अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से इस एक्सरसाइज से बचा जा सकता था, इस टीडीएस एक्सरसाइज से। सत्यनारायण सिंह जी, अशोक सालेचा जुड़ गए हमारे साथ। अशोक सालेचा जी, मैंने अभी जो कहा वो आपने सुना होगा, मजदूरों को लेकर आपका तजुर्बा मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। मजदूरों में एक तो इस बात की चिंता है, परेशानी है कि उनको अभी तक उनके जो ज़रूरी चीज़ों का इंतजाम है, खाना पीना, दवा, किराया भाड़ा, ये सब जो मकान का है, ये सब नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए कोई केंद्रीकृत व्यवस्था ऐसी कर दी जाती कि राज्य वहाँ जहाँ है वहीं पहुँचा देते, वहाँ का राज्य पहुँचा देता, यहाँ का राज्य बाद में देता। इस तरह की चीज़ें होती हैं सरकारों में। तो या तो ये होता, और दूसरा, जब जिस मजदूर को लॉकडाउन के बाद में घर आना है वो घर आता, जिसको वहाँ रोजगार मिला हुआ है वो वहाँ रहता। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता था? जवाब देना है वही। अशोक सालेचा नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं समझ पाया वो मेरी बात। श्याम सुंदर शर्मा, आप बोलिए। श्याम सुंदर जी, जो मैंने कहा था, क्या वो अव्यवहारिक बात है जो लोग कह रहे हैं? जेपी शर्मा जी, क्योंकि ये विवाद का विषय शुरू जब से हुआ कि बिहार ने कहा कि हमारे जो लोग रह रहे हैं उनको देंगे, यूपी वाले ने कहा, या बाकी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं उनको हम पैसा देंगे या फंड ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि ये केंद्र स्तर पर अगर नीति बनती और वो केंद्र स्तर पर तय हो जाता कि मजदूर जहाँ है वहाँ रहने के लिए तो कह दिया गया, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जैसे कि कोई हलवाई का काम करते हैं, कोई केटरिंग का काम करते हैं, कोई किसका काम करते हैं।
अब वो समस्या यह है कि आने वाले समय में वो काम वहां पे रहा नहीं, तो वो अपने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने घर पे आने के बाद कम खर्चे में सही तरीके से रह सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि वहां उसको किराए का मकान भी है, बाकी चीजें भी हैं, उसके साथ एक बड़ा खर्चा जुड़ा हुआ है, तो ये वो सहन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए अपने राज्य में जाकर के वो हक भी मांग सकते हैं, नरेगा में भी लग सकते हैं, बाकी चीजों में उनको लग सकते हैं। तो ये मान के चलिएगा कि देखिए कि राजस्थान में वो लोग सहयोग करते रहे हैं, आज तक उनका सहयोग है, इस कारण से राजस्थान को बहुत कुछ मिलता रहा है। तो आप देखिए कलकत्ता से, हैदराबाद से, मुंबई से, गुवाहाटी से जो लोग हैं वो देखिए नौकरी भी करते हैं वहां पे, कई लोग तो वो आ रहे हैं क्योंकि अब वहां नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, सेठ का काम चलेगा नहीं चलेगा, या खुद का व्यापार करते हैं या मजदूरी करते हैं। तो ये सारी चीजों को लेके मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का रुख है, उन्होंने शुरू से ही कहा कि हमारे लोग जो बाहर हैं हम उसको लाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको दुविधा में जब साथ दिया था, तो आज वो दुविधा में, तो हमारा राज्य किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं रहने देगा इस दुविधापूर्ण स्थिति में। कितना ही भी कर लीजिएगा, बाहरी लोग तो बाहरी कहलाते हैं, इसलिए अपनापन जो यहाँ आके मिलेगा उनके घर पे मिलेगा, और जिस प्रकार से खेती बाड़ी में बाकी लोगों में एडजस्ट होने की कोशिश होगी, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ के भी तो 3-4 लाख जो मजदूर हैं वो अपने अपने जगहों पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो उस टाइम ऐसे कैसे मैसेज करे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि उनके गांव वाले, उनके लोग या हम लोग जो उनको सहयोग करके उनको एक बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। और वो मैं कह रहा हूँ सरकार का तो रुख है कि हमारे लोग जब हमको सुविधा देते हैं, हमको बहुत कुछ उन्होंने दिया है, तो हम उनको इस संकट की घड़ी में क्यों नहीं वापस से सर्वाइव करने तो हम के लिए इस वक्त या उनके बिल्कुल सही है। सरकार बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्या क्या व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी हम आज उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये बात समझ में आती है कि आदमी जब प्रयास करता है तो रास्ते भी निकलते हैं। इस मामले में भी रास्ते निकलेंगे। इस डिबेट में आप सभी मेहमानों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट से अलग आज उस महानायक को श्रद्धांजलि दिए बिना मेरी बात पूरी नहीं होती, जिसके लिए जयपुर का, राजस्थान का, पूरे देश के सिने प्रेमियों का, कला प्रेमियों का दिल आज रो रहा है। महानायक इरफान को दिल से श्रद्धांजलि के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।